ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो आपको रुचिकर लगा होगा और समझ में आया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारधारा को। ये सेकंड पार्ट है। हॉब्स की व्यक्तिवादी विचारधारा, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, उसके मानव संबंधी जो विचार हैं वो उपयोगितावाद के संबंध में और राज्य के संबंध में विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो हम हॉब्स की व्यक्तिवादी विचारधारा पढ़ेंगे और फिर उसके विचारों की आलोचना पढ़ेंगे, क्योंकि हॉब्स के विचारों को बहुत ज़्यादा आलोचना का भी साथ मिला है और हॉब्स को काफ़ी हद तक उपयोगितावादी विचारधारा को मानने वाला भी और उसका समर्थन करने वाला भी माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं हॉब्स की विचारधारा। हॉब्स की विचारधारा में हम व्यक्तिवाद को पढ़ते हैं। तो हॉब्स जहाँ एक और निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन करता है, वहीं दूसरी ओर वे उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट और प्रबल दर्शन होते हैं। अब ये बात असंगतिपूर्वक लगती है, लेकिन है वास्तव में सत्य। असंगतिपूर्ण लगने और वास्तव में सत्य होने के पीछे मूल धारणा ये है कि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं, वे व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और वे सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र। इसलिए व्यक्ति की बुराई, भलाई, सुख दुख आदि को राज्य और अनुसमुदाय की बुराई, भलाई या सुख दुख समझा जाना चाहिए। डनिंग कहते हैं, हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है और सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक। अब हॉब्स की विचारधारा में हम व्यक्तिवाद देखते हैं। मानव स्वभाव संबंधी धारणा। हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, बल्कि असामाजिक प्राणी कहता है, जो आत्म केंद्रित है और मनोवेगों, अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। दूसरा है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक व्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता और राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। इस प्रकार हॉब्स राज्य के प्रति समस्त भावनात्मकता का त्याग कर उसे विशुद्ध उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है। हॉब्स का ये विचार निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं, वरन व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। इसी कारण प्रोफेसर सेबाइन लेवाइथन के संबंध में लिखते हैं कि उसके सिद्धांत स्टुअर्ट राजाओं को, जिनका कि वह समर्थन करना चाहता है, दंभपूर्ण उक्तियों के कम से कम उतने ही विरुद्ध थे जितने कि उन क्रांतिकारियों के जिनका वह खंडन करना चाहता था। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानने का तार्किक निष्कर्ष यह है कि राज्य साधन है और साध्य है व्यक्ति। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। वेपर लिखते हैं कि राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसे नैतिक सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है। राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं, वरन व्यक्तिगत राज्य का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, इसलिए राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन व्यक्ति से राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जा सकती है जिनके पालन से व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार पर आघात न पहुंचता हो। यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन से मना करना है जिन पर उसका जीवन निर्भर करता है, तो हॉब्स कहता है कि व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवहेलना कर सकता है। वो व्यक्ति को सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है और केवल इतना ही नहीं, हॉब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है यदि उसे मालूम हो जाए कि उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति राज्य की शेष आज्ञाओं का पालन तभी तक कर सकता है जब तक राज्य में व्यक्ति का जीवन रक्षा करने की सामर्थ्य हो। यदि संप्रभु में इस प्रकार की क्षमता नहीं है
तो व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं या आवश्यक होने पर किसी अन्य संप्रभु के प्रति भक्ति रख सकते हैं। इसलिए हॉब्स ने व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विरोध का जो अधिकार दिया है, ये निश्चित रूप से उसे व्यक्तिवाद की दिशा की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। हॉब्स राज्य के कार्यों के संबंध में निषेधात्मक धारणा को अपनाता है और वह पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के अनुरूप है। हॉब्स के शासक को अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं है। उसके अनुसार कानून मनुष्यों को समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्यों से नहीं रोकते। उनका उद्देश्य तो व्यक्तियों की अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के आधार पर किए जाने वाले कार्यों को रोकना होता है। कानून बाढ़ के सदृश है, जो कि यात्रियों को रोकने के लिए नहीं वरन उन्हें सन्मार्ग पर रखने के लिए खड़ा किया जाता है। हॉब्स के राज्य में व्यक्तियों को क्रय विक्रय करने की, अपने रहने के लिए स्थान, अपना भोजन, अपना व्यापार चुनने की तथा अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों की शिक्षा दिलाने की पूरी स्वतंत्रता है। उसकी ये धारणा थी कि शासक को व्यक्तियों की निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह केवल उनसे ये मांग कर सकता है कि उनका बाहरी व्यवहार तथा उपासना की पद्धति राज्य के कानूनों के अनुसार होनी चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इसीलिए हॉब्स को सामान्यतया निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक ही माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी प्रबल रूप से उपस्थित हैं। शेबाइन कहता है कि हॉब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। अब हॉब्स के विचारों की आलोचना होती है। क्लेरेंटाइन ने उसके विलासी सिद्धांतों का खंडन किया। व्हाइट हॉल ने लेवाइथन को घातक विचारों से उसी प्रकार पूर्ण पाया जिस प्रकार एक सर्प विष से पूर्ण होता है। ब्रेमहिल ने कहा, इसे सीधे कुत्ते का खेल कहा जो सभी को चिंगारियों और लपटों के समर्पित कर देगा। वाहन कहते हैं, जहाँ तक राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवाइथन एक प्रभावहीन और निष्फल ग्रंथ रहा है। ये एक प्रभावपूर्ण वर्ण संकर है जिसमें प्रजनन की कोई सामर्थ्य नहीं है और ये उपेक्षा का पात्र है। अब आलोचना हम देखते हैं तो पहली बात आती है मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी। हॉब्स ने मानव का चित्रण एक असामाजिक, एकांगी और पतित प्राणी के रूप में किया है जो नितांत त्रुटिपूर्ण है। हॉब्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का ये चित्रण एकांगी और भ्रमपूर्ण है। वास्तव में मानव जीवन विभिन्न भावों और प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है और उसे हॉब्स की तरह द्रोणों का भंडार नहीं कह सकते। कैटलिन के शब्दों में हॉब्स के पूरे दर्शन का अधिकांश भाग उसके बुरे मनोविज्ञान के कारण है। दूसरा है समझौता नितांत अतार्किक। हॉब्स का सामाजिक समझौता इस दृष्टि से नितांत अतार्किक है कि उसने प्राकृतिक अवस्था में परस्पर संघर्षरत व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना कराई है। स्पिनोजा तथा उसके पीछे आने वाले आलोचक कहते हैं कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले दानवों के लिए कानून प्रिय तथा विनम्र नागरिक बनना संभव है। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था है जिसमें प्रत्येक मनुष्य समस्त के विरुद्ध युद्ध में रह रहा है। भला हम कैसे मान सकते हैं कि इस प्रकार के गुणों से विभूषित दानव रूपी मानव एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं या प्रवेश करने की इच्छा भी कर सकते हैं जिसमें उनकी पूर्व स्थिति एकदम विपरीत हो जाए, या युद्ध के स्थान पर शांति का साम्राज्य हो जिसका आधार सत्य और न्याय हो। एक हबशी अपना रंग नहीं बदल सकता, इसी प्रकार एक रक्त का प्यासा व्यक्ति जिसका वर्णन हॉब्स ने अपने ग्रंथ में प्रारंभ से किया है, उसे हम शांति प्रिय नागरिक नहीं बना सकते। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। हॉब्स के द्वारा किया गया प्राकृतिक अवस्था का वर्णन भी ऐतिहासिक तथ्य तथा युक्ति के विरुद्ध है। मानव शास्त्र और इतिहास हमें बताते हैं कि मनुष्य सबका सबसे युद्ध की अवस्था में कभी नहीं रहे। जैसा लॉक लिखता है कि मानव जाति ही नष्ट हो जाती। प्राचीन समाज की कई व्यक्ति नहीं वरन कुटुंब या कुल था और व्यक्ति रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों के बंधनों से जकड़ा हुआ था। इसलिए हॉब्स का ये प्राकृतिक व्यवस्था का चित्रण नितांत काल्पनिक है। नेक्स्ट है समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत। हॉब्स के समझौते की शर्तें भी बुद्धि संगत नहीं है। वह कहता है कि लोगों ने बिना किसी शर्त के अपने अधिकार एक व्यक्ति या सभा को दे डाले, जिसका परिणाम हुआ कि निरंकुश राज्य की स्थापना जिसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं। मानवीय बुद्धि से यह संभव प्रतीत नहीं होता कि कोई भी प्राणी इस प्रकार अपने सब अधिकार बिना शर्त किसी को देकर अपने को दासता के बंधन में बांध ले। यदि यह ठीक है तो मनुष्य के विवेक पर ही संदेह होता है और लॉक के ये शब्द याद आते हैं। क्या प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ियों तथा जंगली बिल्लियों की शरारतों से तो बचने की फिक्र करते थे,
लेकिन उस अवस्था से संतुष्ट थे और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे जब तक शेर उन्हें निगले जा रहा हो। नेक्स्ट है राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मकता का अभाव। हॉब्स का राज्य भय पर आधारित है और उसकी राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मकता का नितांत अभाव है। हॉब्स का राज्य केवल एक पुलिस राज्य ही हो सकता है। जैसा गूच कहते हैं, लेवायथन केवल अति मानवीय आधार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए हुए है। उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं। नेक्स्ट है विधि संबंधी धारणा संकीर्ण। हॉब्स का विधि संबंधी मत अत्यंत संकीर्ण है क्योंकि वह संप्रभु शासन को ही विधि का एकमात्र स्रोत और उसका अंतिम व्याख्याता मानता है और उसके द्वारा नैतिक सिद्धांतों और प्राकृतिक विधियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। फ्लोरेंटिन तो कहता है कि उन्हें इंग्लैंड की विधियों प्रथाओं का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। नेक्स्ट है राज्य और सरकार में अंतर नहीं। हॉब्स के सिद्धांत में एक त्रुटि यह है कि उसने केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन सरकार के विरुद्ध भी प्रजा का विद्रोह अमान्य ठहराया है। वेलोबी के अनुसार राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। नेक्स्ट है निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन अनुचित। हॉब्स के दर्शन का एक प्रमुख दोष है कि निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन। संप्रभुता की निरंकुशता दार्शनिक दृष्टिकोण से चाहे कितनी अनिवार्य हो, पर व्यवहार में सामान्यतः इस निरंकुश संप्रभुता का अधिकांश कभी प्रयोग नहीं होता। हॉब्स ने इसे वास्तविकता को दृष्टि में नहीं रखा कि सामान्यतः संप्रभुता नियंत्रित रूप में ही कार्य करती है, इसलिए उसके सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति के तथ्यों के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जा सकता है कि निरंकुशता की ओर तो शासन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ही है। राजनीतिक विचारक का कार्य शासन को इसी मार्ग पर आगे बढ़ाना नहीं वरन जनता की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए शासक की निरंकुशता पर अंकुश रखना होता है। लेकिन हॉब्स ने इसके विपरीत आचरण किया है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हॉब्स ने जो अपने विचार दिए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या है, लेकिन कुछ विचारक जो हैं वो हॉब्स की तारीफ भी करते हैं। सेवाइन कहते हैं अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, हॉब्स कदाचित उनमें सबसे महानतम है। डनिंग कहते हैं राजनीतिक विचार चिंतकों की प्रथम श्रेणी में हॉब्स आता है। मैक्सी कहते हैं हॉब्स अंग्रेज जाति का एक महानतम चिंतक था। प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड लेवायथन के संबंध में लिखते हैं वे अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र महान ग्रंथ है। तो हॉब्स ने कुछ और काम किए, जैसे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। दूसरा है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अभिनवीकरण किया। तीसरी बात आती है निरपेक्ष और असीम प्रभुत्व शक्ति का प्रतिपादन किया। चौथी बात आती है राजनीति को उच्च स्थान प्राप्त किया। पांचवा है व्यक्तिवाद का एक शक्तिशाली वक्तव्य हॉब्स बने। और छठी बात आती है उपयोगितावाद का आधार। तो वेपर लिखते हैं ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि जेरेमी बेंथम यहाँ पर भी उतना ही ऋणी है जितना सुख विषयक हॉब्स के विचारों का। आने वाली संतति का प्राय उससे मतभेद रहा है, परंतु ये कहना अतिशक्ति न होगा कि उसने उन्हें एक ऐसी खान मिली है जिसका खोदना उसके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि उनमें से एक मूल्यवान धातु निकलती है। तो वास्तव में हॉब्स की जो संप्रभुता है, व्यक्तिवादी विचारधारा, भौतिकवादी दर्शन, उपयोगितावाद आदि के आधुनिक रूपों का जन्मदाता हॉब्स ही था। धन्यवाद।